हेलो हेलो, ये है वीडियो नंबर 70 जिधर अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। ये चैप्टर का नाम है फॉर व्हाट ऑफ्टन कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। जो भी आगे आने वाला है उसमें भी ईगो एनिमी रहने वाला है। भले हमको सक्सेस मिल गया है, भले हम लोग को थोड़ा बहुत जो चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन फिर भी आगे जो आने वाला है उसमें भी सक्सेस के बाद भी जो अपन करेंगे उसमें भी ईगो एनिमी रहता है। कैसे वो देखते हैं, चलो। द एविडेंस इज इन एंड यू आर द वर्डिक्ट एंड लेमोट। एंड लेमोट का ये कोड है। एविडेंस, द एविडेंस इज इन एंड यू आर द वर्डिक्ट। आप वर्डिक्ट हो मतलब आप फैसला हो और एविडेंस आ चुका है। देखते स्टोरी की मदद से। हियर यू आर एट द पिनाकल, व्हाट हैव यू फाउंड, हाउ टफ एंड ट्रिकी it is to manage. You thought it would get easier when you arrived. Instead, it's even harder, a different animal entirely. What you found is that you just manage yourself in order to maintain your success. तो अब जो सक्सेस आपको चाहिए था वो मिल चुका है। अब आपको क्या पता चला, आपको क्या लगा था कि जब भी अपन जीत जाएंगे या अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ईजी हो जाएगा, लेकिन उल्टा और हार्ड हो गया। और एक ऐसा लगता है कि अपने सामने एक और दूसरा जानवर है जिसको अपने को कंट्रोल में करना है। जो हम लोग को पता चलता है सक्सेस मिलने के बाद कि अपने को सक्सेस मिलने के बाद खुद को मैनेज करना पड़ता है ताकि हम लोग सक्सेस मेंटेन करके रख सके, वरना सक्सेस को ऐसा हाथ से निकलने में टाइम जाता नहीं है। द फिलोसोफर एरिस्टोटल वॉज नॉट अनफेमिलियर विद द वर्ड्स ऑफ ईगो एंड पावर एंड एम्पायर। तो फिलोसोफर था एक बहुत फेमस एरिस्टोटल, वो भी ये सब वर्ड्स जानता था। उसको ईगो पता था क्या वर्ड होता है, पावर क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, सब मालूम था उसको। His famous pupil was Alexander the Great, and partially through Aristotle's teachings, the young man conquered the entire known world. और ये टीचर जिसका नाम था एरिस्टोटल, उसके स्टूडेंट्स में से एक का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर जिसने हाफ से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे के ऊपर कब्जा किया था एक यंग एज में, 26-27 साल 28 साल के एज में उसने पूरा का पूरा दुनिया पे कब्जा कर लिया। उसका टीचर कौन? एरिस्टोटल, फिलोसोफर जिसको सब पता है ईगो क्या होता है, ये क्या होता है, तो मतलब सिखाया रहेगा। Alexander was brave and brilliant and often generous and wise. Still, it's clear that he ignored Aristotle's most important lesson, and that's partially why he died at age 32, far from home, likely killed by his own men who had finally said enough. तो एलेक्जेंडर बहुत ब्रेव था, बहुत बहादुर था, बहुत ब्रिलियंट था, जनरस भी था, कभी कभी दया भी दिखाता था, और विजडम भी उसके अंदर बहुत था। मतलब क्या, अक्ल बहुत था उसके अंदर। लेकिन फिर भी क्लियर है कि उसने एरिस्टोटल के एडवाइस को इग्नोर किया। तो उसने, अलेक्जेंडर ने ये सब ईगो, पावर, एम्पायर, ये सब के बारे में सब कुछ सिखाया था, लेकिन इग्नोर किया। और इसकी वजह से बाद में क्या मालूम पड़ा कि 32 के एज में ही अलेक्जेंडर का डेथ हो गया, बस 32 के एज में। और घर से दूर था बेचारा जब वो मर रहा था। और मोस्ट लाइकली मतलब ऐसा माना जाता है कि उसके अपने ही लोगों ने उसको मार डाला, जिनको आखिर में उनके अंदर का फीलिंग क्या था, इनफ, कि बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा ईगो क्लैश, तुम जो इतना हम लोग के ऊपर हुक्म चलाते हो, सब करते हो। वो जैसे उसका एक स्टोरी है, एक जगह पे वो कब्जा करने के लिए गया तो जितनी शिप्स थी समंदर की सब जला दिया। तो इंग्लिश का एक टर्म है बर्न द शिप्स, वो उससे ही आया है, क्योंकि उसने बोला कि अभी पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इधर जाके तुमको लड़ाई करना पड़ेगा और जितना ही पड़ेगा। तब जाके वो लोग जीते थे। तो वो सब उसने किया था। तो वो मेन लोगों ने, उसके लोगों ने बोला कि बस हो गया, इनफ हो गया, अब आपको मारना मरना पड़ेगा। तो 32 के एज में उसका डेथ हो गया। किसका? अलेक्जेंडर का। इट इज नॉट दैट ही वॉज रॉन्ग टू हैव ग्रेट एम्बिशंस। Alexander just never grasped Aristotle's golden mean, that is the middle ground. Repeatedly, Aristotle speaks of virtue and excellence as points along a spectrum. तो ऐसा नहीं कि वो एम्बिशंस था उसके पास, उसको दुनिया जीतने का एम्बिशन था, तो वो कुछ गलत बात है। ठीक है, सबके अंदर एम्बिशन होता है, यंग लोगों के अंदर बहुत एम्बिशन होता है। अलेक्जेंडर का कैसा था कि उसको एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन था, जो सिखा रहा था, वो सीखने को नहीं मिला। मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड का मतलब क्या? बहुत बार एरिस्टोटल वर्च्यू और एक्सीलेंस जो है साथ में चलते हैं ऐसा बोलता है। मतलब एक्सीलेंस मतलब आप बहुत अच्छे हो, वर्च्यू, वर्च्यू मतलब सही चीज़ सही टाइम पे करने का, वो बोलता है। लेकिन अलेक्जेंडर ने किया क्या? नहीं। करेज फॉर इंस्टेंस लाइज बिटवीन कोवर्डाइज एट वन एंड एंड रेकलेसनेस ऑन द अदर। जिससे करेज है, अगर करेज के आसपास भी देखेंगे तो दो एंड्स है। पहला एंड है कावर्डाइज, कावर्डाइज मतलब डरपोक, कि आदमी डरपोक है। उसके बीच में वो बहादुर है, मतलब ब्रेव हो गया। और तीसरा रेकलेस हो गया, रेकलेस मतलब वो सोच रहा है मेरे से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। तो 3 स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो वैसा है। Generosity, which we all admire, must stop short of either profligacy and parsimony in order to be of any use.
Where the line this golden mean is can be difficult to tell, but without finding it, we risk dangerous extremes. This is why it is so hard to be excellent, Aristotle wrote. In each case, it is hard work to find the intermediate. For instance, not everyone, but only who knows finds the midpoint in a circle. तो एरिस्टोटल ने लिखा था कि जैसे एक वर्ड है, दूसरा अपना एक वर्ड है जेनरोसिटी. जेनरोसिटी मतलब दया वाली भावना. तो उसमें भी दो अलग अलग वर्ड्स है, प्रोलिफिकेसी एंड पार्सिमनी. ये दो वर्ड्स है जो एक्सट्रीम में चलता है कि बहुत ज़्यादा ही जनरस हो गए, बहुत कम जनरस हो गए. उसके बीच में आता है एक्चुअल में वो मिड पॉइंट जिसमें आप सच्ची में जनरस होते हो, बैलेंस्ड वे में. तो उसकी बात एरिस्टोटल बार बार करता है कि बैलेंस अपने पास होना चाहिए. तो इसके लिए उसको वो बोलता है द गोल्डन मीन. गोल्डन मीन का मतलब क्या, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का जो मॉडरेट चीज़ है वो उस पर अगर हम लोग रहेंगे तो फिर हम लोग अपने सक्सेस के टाइम पे क्या कर सकते हैं, बचे हुए रह सकते हैं. तो सक्सेस जाने में 5 मिनट जाता है ऐसा. तो एरिस्टोटल ने लिखा था अपने वर्ड्स में कि हर एक केस में इंटरमीडिएट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग सही है सब लोग ऐसा नहीं कर सकते. कुछ लोग ही ऐसे हैं जो सर्कल के बीच में मिड पॉइंट को ढूंढ सकते हैं. और जो मिड पॉइंट ढूंढ सकता है, मतलब दो एक्सट्रीम्स के बीच में अगर आप सही पॉइंट ढूंढ सकते हो कि ये बिहेवियर अपने को रखना है, तो अपना सक्सेस लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं तो वैनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. वी कैन यूज द गोल्डन मीन टू नेविगेट आवर ईगो एंड आवर डिजायर टू अचीव. तो हमारा डिजायर टू अचीव है कि अपने को बहुत सारा अचीवमेंट करना है, और दूसरा चीज़ अपना ईगो है जो ये सोचता है कि अभी तो बहुत सब कुछ अचीव कर लिया, अब क्या बाकी है. तो दोनों के बीच में अपना वो मिड पॉइंट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग गोल्डन मीन ढूंढ सकते हैं जो एरिस्टोटल ने बोला. एंडलेस एम्बिशन इज ईजी, एनीवन कैन पुट देयर फुट डाउन हार्ड ऑन द गैस. कंप्लेसेंसी इज ईजी टू, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग दैट फुट ऑफ द गैस. वी मस्ट अवॉइड व्हाट द बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट Jim Collins terms the undisciplined pursuit of more, as well as the complacency that comes with plaudits. तो अभी इसमें दो चीज़ ऐसा है कि हम लोग एंडलेस एम्बिशन अगर रखेंगे तो भी बेकार है. मतलब क्या, एक साथ में हम लोग फटाफट 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 बोल रहे हैं कि ये मिल गया इसके बाद नेक्स्ट, ये मिल गया इसके बाद नेक्स्ट, ये मिल गया इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट 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 पे हम लोग जाते जा रहे हैं और एम्बिशियस हुए जा रहे, मतलब अपन रुक नहीं रहे. तो रुकना भी आना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है. ठीक है. और कंप्लेसेंसी भी इजी नहीं. कंप्लेसेंसी मतलब क्या, आलसीगिरी भी बस ये ऐसा नहीं कि चलो चलो अभी बहुत अचीव कर लिया, अभी बैठ के खाने का है बस और कुछ नहीं. तो वो भी अच्छा नहीं है. मतलब किस टाइम पे क्या करना है वो अपने को मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है. आगे देखो. To borrow from Aristotle again, what's difficult is to apply the right amount of pressure at the right time in the right way to the right period of time in the right car going in the right direction. तो एरिस्टोटल का और एक कोट है जिसमें वो बोलता है कि बैलेंस ढूंढना मतलब क्या, अपने को क्या चाहिए, सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ प्रेशर. जितना प्रेशर डालना है उतना ही डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है. सही टाइम पे वो प्रेशर डालना है, सही रास्ते पे, मतलब उसको सही डायरेक्शन में प्रेशर डालना है. फॉर द राइट पीरियड ऑफ टाइम, प्रेशर भी ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़े से परफेक्ट टाइम के लिए डालना है. और राइट कार में, सही गाड़ी में बैठ के सही रास्ते पे आगे बढ़ना है. तब जाके हम लोग वो बैलेंस को अचीव कर सकते हैं. और जो छोटा मोटा सक्सेस अपने को मिला है, जिसको अपन बहुत बड़ा मानते हैं, वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो उसको जाने में टाइम नहीं जाएगा. तो मस्त बोला एरिस्टोटल ने. इफ वी डोंट डू दिस द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी डायर. अगर ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अपन प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा, बुरा इफेक्ट तो देखने को पक्का मिलेगा. देयर इज अ लाइन फ्रॉम नेपोलियन हु लाइक अलेक्जेंडर डाइड मिजरेबली. ऐसे ही नेपोलियन भी था. तो नेपोलियन का भी यही सीन था, उसको पूरा दुनिया जीतने का था, सब कुछ था. उसका भी एक लाइन है, वो भी ऐसे ही अलेक्जेंडर की तरह ही मरा था. नेपोलियन ने क्या बोला था, men of great ambition have sought happiness and have found fame. तो उसने क्या बोला नेपोलियन ने कि जिसको बहुत ज़्यादा एम्बिशन होता है, जो लोग को बहुत कुछ अचीव करना होता है, वो लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को मिलता फेम. एक्चुअल में कभी वो लोग को हैप्पीनेस मिलता है क्या, नहीं. वो लोग को बस फेम मिलता है, मतलब पब्लिक जानती है, नाम है, ये है, रुतबा है, वो सब रहता है. लेकिन एक्चुअल में रियल हैप्पीनेस कभी मिलता है क्या, नहीं. क्योंकि एक चीज़ वो लोग को मिला, नेक्स्ट पे चले गए, मेरे को अभी ये चाहिए, ये मिला, फिर नेक्स्ट पे चले गए, ये चाहिए, उधर ही फंस जाते हैं. What he means by that is that behind every goal is the drive to be happy and fulfilled. But when egotism takes hold, we lose track of our goal and end up somewhere we never intended. तो ये जो कोट था नेपोलियन का कि men of great ambition have sought happiness and have found fame, उसमें क्या बोला है कि हर बार अपन कोई गोल अचीव करने के लिए आगे निकलते, तो जब वो गोल मिल जाता है तो ईगोटिज्म अंदर अपने आता है. मतलब ईगो जैसे अपने ऊपर हावी होता है. अब उन क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी ये गोल मिल गया, अभी नेक्स्ट पे चलो. हैप्पीनेस उसको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को थैंक यू बोलने के लिए अपन रुकते नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं. तो वो बहुत फिर वो फंस जाते हैं वहाँ पे.
एमर्सन इन हिज फेमस एसे ऑन नेपोलियन, एमर्सन एक नाम का एक आदमी था जिसने नेपोलियन के ऊपर एसे लिखा, takes pains to point out that just a few years after his death, Europe was essentially exactly as it was before Napoleon began his precipitous rise. All that death, that effort, that greed, and those honors for what? For basically nothing. Napoleon quickly faded away just like smoke from his artillery, he said. तो एमर्सन का बहुत फेमस ऐसे है, उसने बोला कि नेपोलियन की डेथ के कुछ ही महीने के बाद पूरा यूरोप उसी स्टेट में पहुंच गया जिस स्टेट में वो नेपोलियन के राइज से पहले था। मतलब नेपोलियन आने के पहले यूरोप जैसा था, नेपोलियन आया, उसने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारा पैसा लूटा, बहुत सारा फेम कमाया, और फिर जैसे ही नेपोलियन गया वैसे ही फटाक से वापस यूरोप अपने पुराने वाले स्टेट में पहुंच गया। तो इतना मगजमारी करके क्या कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। तो ऐसा उसने एमर्सन ने लिखा। और जिस तरह से उसकी आर्टिलरी फेड हो गई, आर्टिलरी मतलब जिस तरीके से उसका पूरा गोला बारूद खत्म हो गया, वैसे ही उसका स्टोरी भी फटाक से खत्म हो गया। वो खाली एक स्टोरी बन के रह गया। यूरोप का कंडीशन पहले भी वैसा था, उसके जाने के बाद भी वैसा था, बस उसके जिस टाइम पे वो था उस टाइम पे थोड़ा सा चेंज हुआ। हावर्ड ह्यूजेस, डिस्पाइट हिज current reputation as some kind of bold maverick, was not a happy man, no matter how awesome his life may seem from the history or movies. तो हावर्ड ह्यूजेस की स्टोरी अगर कोई मूवी या हिस्ट्री में पढ़ेगा तो बहुत फैंसी स्टोरी लगता है, लेकिन उसको पूछेंगे कि आप हैप्पी थे, वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल हैप्पी नहीं था। ऐसा when he was near death, one of his aides sought to reassure suffering Hughes. What an incredible life you have led, the aide said. Hughes shook his head and replied with the sad, emphatic honesty of someone whose time has already come. If you had ever swapped places in life with me, I would be willing to bet that you have demanded to swap back before the passage of the first week. तो अभी एक आदमी, जब ये हावर्ड ह्यूजेस का डेथ होने वाला था, मतलब अपने डेथ बेड पे था, उस टाइम पे एक आदमी आया, उसको बहुत एडमायर करता था, तो वो बोलता है कि वाह वाह वाह, आपने क्या लाइफ जिया, अभी आप मरे हो तो आपको गर्व हो रहा होगा ना कि आप कितना अच्छा जिंदगी जी के जा रहे हो। तो हावर्ड ह्यूजेस ने बोला कि अगर आपको मेरे साथ में लाइफ अदला बदली करने का मौका मिल जाए, स्वैप करने का मौका मिल जाए, तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस अपने लाइफ में चले जाओगे। तो मतलब हावर्ड ह्यूजेस खुश था क्या? बिल्कुल नहीं। We do not have to follow in these footsteps. We know what decisions we must make to avoid that ignominious, even pathetic end. Protecting our sobriety, eschewing greed and paranoia, staying humble, retaining our sense of purpose, connecting to the larger world around us. तो अपने को ये हावर्ड ह्यूजेस, नेपोलियन और एक कौन था, अलेक्जेंडर, ये लोग की तरह रहेगी कुछ फ़ायदा नहीं है कि जिस टाइम पे हम लोगों को परेशान करें उसी टाइम तक लोग अपने को याद रखें। जैसे हम लोग गए वैसे लोगों ने याद करना भी बंद कर दिया, तो अच्छा नहीं। इससे अच्छा अपना सोब्राइटी मेंटेन करने का जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉन्शियस है, वो मेंटेन करके रखेंगे तो आसपास के लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो जो लार्जर वर्ल्ड है उसके साथ में अगर कनेक्ट करके रखेंगे, अपने आसपास जो एक्चुअल दुनिया है, वो दुनिया नहीं जो अपन अपने दिमाग में बबल क्रिएट करके रखते हैं, अगर वो दुनिया छोड़ के अपन एक्चुअल दुनिया के आसपास साथ में कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेंजर्स के साथ में अगर बातचीत करेंगे या फिर कुछ नया रोज ट्राई करेंगे, कोई अजनबी से बात करेंगे, स्ट्रेंजर अजनबी एक ही होता है, तो वो सब करेंगे तो ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, खुद के साथ टाइम बिताएंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएंगे, कैसे भी कोई भी बहाने से, तो थोड़ा लाइफ बेटर रहेगा और एक्चुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बिकॉज इवन इफ वी मैनेज आवरसेल्व्स वेल, प्रॉस्पेरिटी होल्ड्स नो गारंटीज। द वर्ल्ड कंस्पायर्स अगेंस्ट अस इन मेनी वेज। The laws of nature say that everything regresses towards the mean. In sports, the schedule gets harder after a winning season, and the bad teams get better draft picks, and the salary cap makes it tough to keep a team together. तो इवन इसमें क्या बोला है कि अगर अपन लाइफ को अच्छे से मैनेज भी कर ले, हम लोग जो गोल पे पहुंचना चाहते हैं उधर पहुंच भी जाए, तो भी लफड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के साथ में कोई गारंटी नहीं आता है कि अपने पास पैसा आया या फिर बहुत कुछ आया तो गारंटी नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अपन बहुत खुश रहेंगे। एनवी अपने पैसा पीछे पीछे घूमते रहेगा। मतलब 4 पैसा अपने पास आया तो 4 लोग भी घूमते रहेंगे जो लोग सोचेंगे इसके पास से पूरा पैसा चले जाए। तो अपने आसपास वाले जब खुशी नहीं रहेंगे तो पैसा कमा के क्या मतलब? क्या बोला समझ में आया? मतलब इसका ये मतलब ये नहीं पैसा नहीं कमाना है या फिर सक्सेस नहीं पाना है। सक्सेस पाने के चक्कर में अपन बाकी सब लोग को निग्लेक्ट ना कर दे, बाकी सब लोग को नाराज ना कर दे, वो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो इसका स्पोर्ट्स के साथ में भी लिंक किया है कि स्पोर्ट्स में भी ऐसे होता है कि जो विनिंग सीजन होता है उसके बाद ट्रेनिंग और ज़्यादा करना पड़ता है कि अभी ये विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन करके रखने का है। और जो सैलरी हाइक्स होती है, मतलब प्लेयर लोग की सैलरी हाइक्स होती है, वो आपस में वो लोग के अंदर का जो एक्चुअल टीम स्पिरिट रहता है वो पूरा ख़त्म कर देते हैं कि इसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, मैंने भी तो जब जीती थी इंडिया तब कंट्रीब्यूशन दिया था, या मैंने भी जब जीती थी मैं हमारी टीम तो कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसको ज़्यादा सैलरी क्यों, मेरे को कम क्यों। तो पहले जो टीम स्पिरिट था वो अभी ख़त्म हो गया जीतने के बाद, तो आगे जाके फ़ायदा हुआ क्या जीतने का? नहीं।
तो वो मेन जरूरी है कि जीतने के बाद क्या टीम स्पिरिट कायम रहता है, जीतने के बाद क्या सब लोग एक साथ में खुश रहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लाइफ टैक्सेस गो अप द मोर यू मेक एंड द मोर ऑब्लिगेशन सोसाइटी फॉइस ऑन यू। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ते जाएगा। गवर्नमेंट का टैक्स तो है ही है, साथ साथ में सोसाइटी भी अपने टैक्सेस आपके ऊपर डालती है, ज़बरदस्ती ऑब्लिगेशन डालेगी, ज़बरदस्ती वो जिम्मेदारी डालेगी कि आप सोसाइटी में आपने इतना तरक्की किया तो आपको देख के छोटे लोग सीखते रहेंगे, तो आपको एक सर्टन वे में बिहेव करना पड़ेगा, एक सर्टन वे में चलना पड़ेगा, एक सर्टन वे में बोलना पड़ेगा, वो सब ऑब्लिगेशन भी आता है। द मीडिया इज हार्डर ऑन दोज इट हैज़ कवर्ड बिफोर। रूमर्स एंड गॉसिप आर द कॉस्ट ऑफ द रिनाउन। तो जिसको मीडिया पहले से जानती है वो लोग के बारे में वो लोग रूमर्स फैलाते हैं, और जो रिनाउन है मतलब जो फेमस है वो लोग को तो दो चीज़ में हमेशा जीना पड़ता है। रूमर्स लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ अफवाह चलती रहेगी, दूसरा गॉसिप, कुछ ना कुछ गॉसिप होते रहेगा। तो वो अगर झेलने के लिए तैयार है तो अपन सक्सेस मेंटेन कर सकते हैं। द क्राउड रूट्स फॉर द अंडरडॉग एंड रूट्स अगेंस्ट द विनर्स। क्राउड रूट्स फॉर द अंडरडॉग मतलब जो अभी तक जीता नहीं है उसके लिए सब चीयर करेंगे, जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ, लेकिन जैसे ही आप जीतोगे सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग को क्या चाहिए कि हम भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी जब आप जीत गए उस टाइम पे तो वो लोग तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर वो एनवी आ जाता है कि नहीं नहीं कैसे जीत गया, अभी इसको चीयर नहीं करना है। तो इसके लिए बोला है द क्राउड रूट्स फॉर द अंडरडॉग एंड रूट्स अगेंस्ट द विनर्स। जो विनर लोग रहते हैं वो लोग के बिल्कुल अगेंस्ट में क्राउड चीयर करता है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। दीज आर जस्ट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, हु कैन अफोर्ड टू एड डिनाइल टू ऑल ऑफ दैट। ये सब तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, बड़े बुजुर्ग भी ये बोलते रहते हैं। जैसे अपने इधर पे नज़र का कॉन्सेप्ट है कि कुछ कोई अच्छा दिख रहा है या फिर कुछ भी हो तो उसको काला टीका लगा के भेजते हैं। थोड़ा बहुत अगर कोई सक्सेस मिल रहा है तो बोलते बहुत ज़्यादा बाहर मत निकलो, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो मत करो, शो ऑफ मत करो, वो सब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है वो चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बोलते हैं। Instead of letting power make us delusional and instead of taking what we have for granted, we'd better to spend our time preparing for the shifts of fate that inevitably occur in life. तो जब अपने पास पावर आता है या जब अपने पास सक्सेस आता है, जब अपने पास पैसा आता है, उस टाइम पे डिल्यूजनल होके उड़ाने के चक्कर में नहीं फंसने का, और इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं जब लाइफ पूरा टर्न लेगा, मतलब टाइम बदलेगा। अभी टाइम बदला है, अभी सक्सेस आया है, लेकिन फिर टाइम बदलेगा, फिर फेलियर आएगा, तो उसका तैयारी हम लोग को करके रखना चाहिए। वो तो इनएविटेबल है, वो तो होके रहेगा, पक्का फिक्स है। जैसे जिस टाइम पे हमारी टीम, इंडिया की टीम बहुत जीत रही थी, तो उस टाइम पे भी एम एस धोनी ने बोला था, बोला कभी ना कभी तो हम लोग हारेंगे, और वो टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 100% हमेशा जीतते जाएंगे, कभी ना कभी तो हारेंगे। तो वो स्ट्रिक टूटेगा, तो उस टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इनएविटेबली दैट इज एडवर्सिटी, डिफिकल्टी एंड फेलियर। तो वो क्या चीज़ है लाइफ, जब समय बदलेगा तो क्या होगा, एडवर्सिटी आएगा, मतलब नए चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टी आएगा और तकलीफ आएगा, और तीसरा फेलियर भी देखने को मिलेगा। जब ये सब आएगा उस टाइम पे अपन संभलेंगे कैसे, उसके लिए आर्मर बना के, उसके लिए मसल बिल्ड करके अब भी रखना पड़ेगा जब अपने पास सक्सेस है। नहीं तो मालूम पड़ा सक्सेस पड़ा हुआ है और अपने पास अभी हम लोग ने मसल बिल्ड नहीं किया, सब उड़ा दिया, मतलब पूरी एनर्जी उड़ा दिया, पूरा टीम स्पिरिट उड़ा दिया, पूरे कनेक्शंस को तोड़ दिया। जस्ट बिकॉज हमको सक्सेस मिला तो अपन एरोगेंट हो गए, किसी से हेल्प नहीं लूंगा, सब अपन खुद ही करेंगे, वो सब कर लिया। तो कल को उठ के क्या होगा, कल को उठ के जब हम लोग तकलीफ में रहेंगे तो यही लोग से जब वापस मदद मांगने जाएंगे तो बोलेंगे क्या हुआ, जब सक्सेस मिला था तो कैसे उड़ रहा था, चल निकल, अभी हेल्प नहीं करेंगे। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए अपने को तैयारी करके रखना पड़ेगा। हु नोज, मे बी अ डाउन टर्न इज एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। किसको क्या पता कि हो सकता है अभी सक्सेस मिला है, लेकिन हो सकता है पूरा समय बदलने वाला हो सकता है अभी फेलियर आ रहा हो, तो उसके लिए तैयारी करके रखना पड़ता है। वर्स मे बी यू कॉज्ड इट, हो सकता है कि हम लोग खुद ही अपनी कबर खोद दे, हो सकता है अपन खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दे, तो उसके लिए भी अपने को संभल के रहना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग वंस डजंट मीन यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली फॉर एवर। तो एक बार हम लोग ने कोई चीज़ अचीव कर लिया, जरूरी नहीं कि वही चीज़ हम लोग 10 बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा सेम नहीं होता है, स्किल्स हमेशा सेम नहीं होते, मेमोरी हमेशा सेम नहीं होता है, इंटेलिजेंस हमेशा सेम नहीं होता है। वो टाइम टू टाइम क्या होता है, या तो अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, या तो फिर डिग्रेड होता जाएगा जैसे जैसे और उम्र बढ़ता है। तो वो संभाल के चलना पड़ता है। रिवर्सल्स एंड रिग्रेशंस आर एज मच अ पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एज एनीथिंग एल्स। हमेशा रिवर्सल होते रहता है, अभी आप जीत रहे हो, कल को उठ के हारोगे, फिर हार से वापस रिवर्सल होगा, फिर से जीतोगे, फिर हारोगे, फिर जीतोगे, फिर हारोगे, फिर ऐसा फ्लक्चुएशन हमेशा लाइफ में चलते रहता है और रिग्रेशन होते रहते हैं। बट वी कैन मैनेज दैट टू, फिर भी लेकिन अपन उसको मैनेज कर सकते हैं अगर पहले से प्लानिंग करके चलेंगे। तो अगर एक्नॉलेज कर लेंगे कि अभी भले सक्सेस आया लेकिन कल को उठ के फेलियर आएगा, तो उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी फेलियर आएगा तो उसको कैसे मैनेज करने का, उस टाइम पे क्या करें, उसके बारे में है नेक्स्ट पार्ट, जो है पार्ट 3 ये बुक का, दैट इज फेलियर। कि जब फेलियर आता है उस टाइम पे ईगो कैसे हमारे ऊपर हावी होता है, उस टाइम पे अपने को क्या करने का है,
वो सब है नेक्स्ट पार्ट में, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।